हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून के करंट अफेयर्स और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज का इम्पॉर्टेंट डे। आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। इस दिन की शुरुआत 2018 में की गई थी और थीम डिसाइड की गई है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इस साल की यहाँ पर थीम है। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आज का इम्पॉर्टेंट डे था। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, नेशनल, इंटरनेशनल और बैंकिंग न्यूज़ के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है एक ट्रॉफी के बारे में जो भारत ने जीती है। बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा है, जूनियर एशिया कप जो कि भारत ने जीता है डिफीट करके पाकिस्तान को। कहानी आज की हम वहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपको काफ़ी सारी हेडलाइंस मिल जाएंगी जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज चल रही है, वहाँ पे कल एक वीडियो अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जूनियर एशिया कप, जूनियर मेंस एशिया कप 2023 जो कि हुआ था कहाँ पर, ओमान में हुआ था। फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार हुई है। और इंडिया ने बना लिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार मेंस जूनियर एशिया कप जीतने का। ये चौथी बार, ये 4th टाइम है जूनियर मेंस एशिया कप को भारत जीत रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान टू विन जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी इन 2023। ये मेंस जूनियर एशियन कप कहाँ पर हुआ था, ओमान में खेला गया था, जिसमें इंडिया की हॉकी टीम ने डिफीट किया है पाकिस्तान की हॉकी टीम को और इंडिया ने 4th टाइम इस टाइटल को जीता है। 2004, 2008 और 2015 में भी इंडिया ने इस कप को जीता था। विथ दिस विन इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री। इंडिया जो है वो सबसे सक्सेसफुल कंट्री बन गई है इन जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी में। इसके अलावा आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी 2nd नंबर पर ही आती है। पाकिस्तान के पास 3 टाइटल हैं। पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 3 बार इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक पर्सन के बारे में जिनका नाम है उत्तम सिंह। उत्तम सिंह यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच उत्तम सिंह का ये पिक्चर है। तो मेंस जूनियर एशिया हॉकी कप किसने जीता है, भारत में जीता है। ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था, तो ओमान में हो रहा था। किसे डिफीट किया है, तो पाकिस्तान को डिफीट किया है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में हम बात करते हैं जो न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करेंगे हम अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश चेयरमैन बन गए हैं सेल के, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के बारे में। और सेल के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई 2023 से, और इन्होंने इसके पहले बोकारो स्टील प्लांट में भी एज अ डायरेक्टर सर्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल के बारे में थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बात शुरू होती है हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जो कि 1951 से 1956 के बीच में था। अब भारत स्टील का प्रोडक्शन करना चाहता था तो एक प्लांट बना और उस प्लांट को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाया गया 1954 में। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर केवल एक ही प्लांट था जिसको वो मेंटेन करेगा, वो है राउरकेला। फिर भविष्य में आके, फ्यूचर में आके और भी प्लांट बनने लगे, भिलाई प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। अब हमें एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत थी जो इन सारे स्टील प्लांट को, स्टील के प्रोडक्शन को लीड कर सके। तो इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक ड्राफ्ट पेश किया 1972 में, और उसके बाद जब ये ड्राफ्ट बिल में कन्वर्ट हुआ तो 1973 में सेल को बनाया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बनाया गया। ओके, सेल जो है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। सेल का एम है प्रमोट एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री। 1973 में बनी, नई दिल्ली में हेड ऑफिसर सोमा मंडल सीईओ हैं। ओके, ये कुछ बातें थी अबाउट द सेल। अगले कुछ पर्सन जो न्यूज़ में है हम उनके बारे में बात करेंगे। पी उपाध्याय। पी उपाध्याय ने चार्जेस संभाले हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट। जो नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, पी उपाध्याय ने संभाला है। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे यहाँ पे INAS का क्या मतलब है, तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। INAS का मतलब है
पी उपाध्याय, इन्होंने डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है नेवल आर्मामेंट का 1 जून 2023 से, और इन्होंने KSC अय्यर को यहाँ पे रिप्लेस करने का काम किया है। ठीक है, इन्होंने नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी को 1989 में ज्वाइन किया था, और इनको एक्सपीरियंस है मिसाइल टेक्नोलॉजी और टॉर्पेडो मेंटेनेंस में। ओके, चलिए अब यहाँ से मैं 3-4 व्यक्तियों के नाम बताने वाली हूँ जो एकदम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर में दिख रहा है ना हेडफोन सा लगाए हुए, वो कौन है? मृत्युंजय मोहपात्रा, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, WMO मतलब क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे इलेक्शन हुए, जेनेवा में क्या हुए? इलेक्शन हुए। जेनेवा में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। WMO में इलेक्शन हुआ। किसका इलेक्शन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल। तो 3 पोजीशन के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुए, और ये इलेक्शन जो है वो हर 4 साल में होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति बन रहा है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति बन रहा है, या फिर जनरल सेक्रेटरी कोई बन रहा है, तो ये 4 साल के लिए चुने जाएंगे, सिंपल। तो WMO में इलेक्शन हुए जेनेवा में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब्दुल्ला अल मेंदोस, ठीक है, जो कि डायरेक्टर हैं UAE नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के। इन्हें प्रेसिडेंट WMO का बनाया गया है फॉर 4 ईयर्स। तो WMO के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला अल मेंदोस। अब यहाँ पे WMO में एक प्रेसिडेंट हो गया और 3 है वाइस प्रेसिडेंट। तो उन 3 में से एक वाइस प्रेसिडेंट बने हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा। इन्हें 1 ऑफ द 3 वाइस प्रेसिडेंट, 3 में से एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है WMO के। ठीक है, अगली बात करते हैं 2 और व्यक्ति कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा, एक है दाऊदा कोंते, जो कि आइवरी कोस्ट की जो मेट्रोलॉजिकल यूनिट है उसके डायरेक्टर हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे इयॉन मॉरन, जो कि आयरिश मेट्रोलॉजिकल सर्विस के डायरेक्टर हैं। तो ये पहले और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, और प्रेसिडेंट तो आपने देख ही लिया। अब जो WMO का सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, वो जेनेवा में है हेडक्वार्टर, और उसके हेड कौन होते हैं? तो सचिवालय के हेड सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन भी हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। आइए हम देखते हैं। तो अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बन गई है WMO की। तो WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बन गई है? तो सेलेस्टे साउलो बन गई है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। ये अर्जेंटीना में नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस में 2014 से जुड़ी हुई हैं, और इनका भी टेन्योर 4 साल का रहने वाला है। क्लियर है? आगे बात करते हैं TCS के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के TCS के नए CEO बन गए हैं के कीर्ति वसंत। ओके, ये ओल्डेस्ट, आप कह सकते हैं ये ओल्डेस्ट CEO बने हैं TCS के। आइए पूरी कहानी समझते हैं। वेट अ मिनट मैम, हमने मार्च में आपने न्यूज़ बताई थी 2022 में राजेश गोपीनाथन जो है उन्हें फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था TCS के CEO के रूप में। मतलब 2027 तक TCS का CEO रहना था किसे? राजेश गोपीनाथन को। बिल्कुल, हाँ मैंने बताया था, ये बात बिल्कुल सही थी। बट अचानक से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, तो ये वैकेंसी तो खाली हो गई। इसलिए यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO बनाया गया है के कीर्ति वसन को। ठीक है, इन्होंने राजेश गोपीनाथन को रिप्लेस किया है, और ये लगभग 34 ईयर्स से TCS में वर्क कर रहे हैं। TCS इंडिया की लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, फर्म है बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब रिसेंट में हुई कुछ अपॉइंटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे कि CBC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं, मेंबर ऑफ UPSC सुमन शर्मा रिसेंटली ओथ लिए इन्होंने। फिर है CII के प्रेसिडेंट R दिनेश बने हैं, और चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं, जो कि को-फाउंडर हैं किसके? Dream11 के। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये कुछ व्यक्ति थे जो कि न्यूज़ में थे, वो हमने देख लिए। अब आते हैं हम यहाँ पे, आज बहुत सारे MOU डिस्कस करने हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं एक एक करके। पहली बात है यहाँ पे NGEL UPRVUNL, इन दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो सबसे पहले NGEL क्या है? तो NGEL है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एंड UPRVUNL क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।
तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है। कहाँ पे? लखनऊ में। और दोनों मिलके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सेटअप करना चाहते हैं। ये एमओयू साइन किया है मोहित भार्गव जो कि सीईओ हैं एनजीईएल के, और निधि कुमार जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की। अब ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है ना, इसको उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप किया था और इसने अब एनजीईएल के साथ टाई अप कर लिया है। एनटीपीसी इज द इंडिया लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी विद अ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 72 गीगावाट है। ओके, नेक्स्ट गोवर्धन स्कीम, जो कि काफ़ी पुरानी स्कीम, काफ़ी तो नहीं 2-3 साल पुरानी स्कीम है गोवर्धन स्कीम, लेकिन इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोवर्धन योजना का पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, बाकी सारी कहानी तो बाद में निपटा लेंगे। तो गोवर्धन योजना के लिए एक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। न्यूज़ ये है, ठीक है। तो हमें तो जानना पड़ेगा गोवर्धन स्कीम क्या है। तो गोवर्धन का मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये गोवर्धन का फुल फॉर्म है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है गजेंद्र शेखावत, उन्होंने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है गोवर्धन स्कीम के लिए। ये क्या करेगा? तो बेसिकली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि जो लोग भी बायोगैस और सीबीजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग सेक्टर में, और जो लोग भी बायोगैस प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। गोवर्धन का मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो कचरा होता है, जो आपका वेजिटेबल का वेस्ट है, कैटल का वेस्ट है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, मतलब जो वेस्ट है उससे हमें वेल्थ जनरेट करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। ये इसका मकसद है, बायोगैस हमें जनरेट करना है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी जो गोवर्धन स्कीम है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम। डन। नेक्स्ट बात करेंगे हम। फॉर्म पे आजकल बड़ी वेब सीरीज़ आ रही हैं, बड़ी मूवीज़ आ रही हैं और हम लोग सब देखते हैं। काफ़ी सारी सीरीज़ होती हैं जिसमें स्टार्टिंग में जब आप मूवी या वीडियो या फिर सीरीज़ देखना शुरू करते हैं तो कई बार एडवाइजरी नहीं आती, वो मुकेश वाली एडवाइजरी कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, नहीं आता ना ऐसा। तो अब यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है, जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी वेब सीरीज़ या पिक्चर आ रही है तो उसमें मैंडेटरी है कि आप वार्निंग कंपलसरी यहाँ पे बताने के लिए कहा गया है। आइए हम देखते हैं। OTT प्लेटफॉर्म मैंडेटरी टू शो एंटी टबैको वार्निंग। अभी 31 मई को हमने एंटी टबैको डे बनाया ना, वर्ल्ड टबैको डे या एंटी टबैको डे हमने 31 मई को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? वी नीड फूड नॉट टबैको। तो यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2004 के अंतर्गत ये मैंडेट है कि आप एंटी टबैको वार्निंग को डिस्प्ले करो, डिस्क्लेमर में दो OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप या OTT प्लेटफॉर्म पे। और ऐसा करने वाला भारत पहला कंट्री बनने जा रहा है। इसमें ये कहा गया कि मिनिमम 30 सेकेंड या तो स्टार्टिंग में या फिर मिडिल ऑफ द प्रोग्राम में यहाँ पे आप इस एड को प्ले करो, या ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर मिनिमम 20 सेकेंड का आप यहाँ पर बताओ। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। इंडिया फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया है भारत का पहली फैसिलिटी जो प्रोड्यूस करेगी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। अभी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और क्या है कहानी, ज़रा हम देखते हैं। तो एक होती है स्थायी चुंबक जिसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, है ना। और एक होती है आपकी टेम्पररी मैग्नेट, वो भी आपने सुनी होगी। जब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो उनमें मैग्नेटिज्म आता है, और जब आप एनर्जी देना बंद कर देते हो तो मैग्नेटिज्म चला जाता है, वो आपकी टेम्पररी मैग्नेट होती हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट दैट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड विदाउट नीडिंग एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होती हैं जिसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। इसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं क्योंकि इनका मैग्नेटिज्म जो होता है, इनका जो चुंबकत्व होता है वो परमानेंट होता है और फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो कई प्रकार के मेटल एंड अलॉय से बनाई जाती है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, राइट।
अब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? एक टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट ही है जो रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ करके बनाई जाती हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं? तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल तो पता होगी। पीरियोडिक टेबल में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक होते हैं। तो एफ ब्लॉक के जो जनरली एलिमेंट होते हैं ना, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और इनकी मदद से जो आप मैग्नेट बना रहे हो वो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होती हैं। फॉर एग्जांपल आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, ये एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज है। इसमें आप अगर देखेंगे 60 नंबर का एलिमेंट, तो 60 नंबर के एलिमेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है नियोडाइमियम। नियोडाइमियम ये क्या है? एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे देखो 62 नंबर पे मिलेगा आपको सैमरियम। तो सैमरियम आपको यहाँ मिलेगा, ये भी क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट। और इनकी मदद से जब आप परमानेंट मैग्नेट बना रहे हो तो इसलिए ही हम इसे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट कह रहे हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए विशाखापट्टनम में प्लांट को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। दिस प्लांट बिलोंगिंग टू पब्लिक सेक्टर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये जो प्लांट है वो किसके अंडर काम करेगा? इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर काम, लिमिटेड के अंदर काम करेगा। और उसमें इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब बार्क जो है वो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाएगा। किसकी मदद से? तो सैमरियम, अभी बताया था 62 वाला, सैमरियम एंड कोबाल्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, एंड नियोडीमियम आयरन बोरॉन परमानेंट मैग्नेट। तो इसका नंबर याद रखना है, 62 है और इसका नंबर क्या है? 60 है। ठीक है, डायरेक्टली केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी नीड आ गई? तो इन सारी चीज़ों का मतलब जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होती है उनका यूज़ हम कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल टीवी, मिलिट्री अप्लाइंसेस जो होते हैं, स्मार्ट बॉम्ब, मिसाइल, इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ शिप, इन सारी चीज़ों में हम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो इसके प्रोडक्शन के लिए विशाखापट्टनम में प्लांट इनॉग्रेट कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईआईटी मद्रास लॉन्च कर रहे हैं वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड इंक्यूबेशन सेल के साथ और दोनों मिलकर लॉन्च कर रहा है वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन टू एलिमिनेट लैंग्वेज बैरियर। अब कई सारे जो लोग होते हैं इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको नहीं पता अब इंग्लिश में कैसे सेंटेंस को टाइप करना है। तो क्यों ना उनको वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए और उनकी लोकल भाषा में हो। तो हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में ये एप्लीकेशन अवेलेबल होगी। साथ ही साथ जो लोग देख नहीं सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए भी बैंकिंग की नीड तो होती है। इसलिए आईआईटी मद्रास और आरबीआई मिलकर लॉन्च कर रहा है वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आप वॉइस के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी बैंक, इन्होंने रिसेंटली एक हैकाथॉन भी कंडक्ट की थी जिसका नाम था वॉल्टर वॉइस। अब एक और एमओयू या फिर पार्टनरशिप हुई है बिटवीन द आईआईटी खड़गपुर एंड एचसीएल टेक। क्या पार्टनरशिप हुई है? तो पार्टनरशिप हुई है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो आईआईटी खड़गपुर एंड एचसीएल टेक साइन एन एमओयू फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड द अर्थ साइंस। और ये दोनों मिलके टू डेवलप इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो हमारे जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री में कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है, कार्बन एमिशन को ज़ीरो करना है, तो इसके लिए हमें केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कुछ तो रिसर्च करनी होगी। इस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कुछ हमें नई चीज़ें ब्लेंड करनी होंगी, जैसे कैथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं, जिससे ये जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो सके, कार्बन फुटप्रिंट को हम रिड्यूस कर सकें। तो इसलिए आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कराएगा और उनको रिसर्च अपॉर्चुनिटी एचसीएल टेक की लैब में प्रोवाइड कर दी जाएगी, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये पूरा एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनएचपीसी एंड वीयूसीएल, इन दोनों ने भी एमओयू साइन कर लिया है। क्यों कर लिया भाई? फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। देखते हैं पूरी न्यूज़। एनएचपीसी लिमिटेड एंड विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल, इन दोनों ने मिलकर नई दिल्ली में एमओयू साइन किया है टू डेवलपमेंट ऑफ फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल, जिसकी कैपेसिटी होगी 480 मेगावाट की कैपेसिटी ये जनरेट करेगा। बेसिकली जो फ्लो है कर्नाली रिवर का, उसके फ्लो को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि नदियाँ जब बहती हैं तो बहुत फ्लो में बह रही है, तो क्यों ना उसके पानी को टरबाइन पे गिराया जाए या पानी डैम बना के पानी को स्टोर करके बाद में टरबाइन पे गिराया जाए और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये जो फ्लो है ना कर्नाली रिवर का, इससे हम पावर जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए एमओयू साइन किया है नेपाल और भारत के बीच में। इसमें एमओयू साइन करने में हमारे प्राइम मिनिस्टर
भी प्रेजेंट थे, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे यहाँ पे, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी पुष्प कमल दाहाल प्रचंड भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और दोनों देशों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और कर्णाली रिवर पे फुकुट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 480 मेगावाट होगी। अभी कर्णाली रिवर क्या है, आप लोग जानते हो उस नदी को? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, आप जानते हो। कैसे जानते हो, मैं बता रही हूँ। घग्गर रिवर को जानते हो? घग्गर रिवर जो कि गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि तिब्बत प्लेट्यू से मानसरोवर लेक के पास से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है कि नहीं? और हिमालय से पास करते हुए नेपाल से ये वापस शारदा रिवर और फिर शारदा रिवर में मिलती हुई फिर भारत में आके ये गंगा रिवर में मिलती है। ठीक है, ये अपना 970 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करती है उत्तर प्रदेश बिहार में, और फिर गंगा में जाके मिल जाती है। इस नदी का पानी इंडिया भी यूज़ करता है, नेपाल भी यूज़ करता है। 50% पानी यूज़ करता है नेपाल और 45% यूज़ करता है भारत। तो आप इस मैप के ज़रिए थोड़ा सा समझिए। ये देखो, ये जो तिब्बत मानसरोवर से रिवर निकल रही है, यही आपकी कर्णाली रिवर है, और आगे जाके आप इसको ही घग्गर रिवर कह रहे हो। सिर्फ इतना ही सा कहानी। तो जो कर्णाली है वही घग्गर है, गंगाधरी शक्तिमान है। बस जैसे कि हम बात करते हैं जमुना रिवर के बारे में, अपना ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, सांगपो रिवर के बारे में, तो ये सब तो एक ही है ना, ब्रह्मपुत्र। बस गंगाधरी शक्तिमान है, तो वही ये चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। आइए हम थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं यहाँ पे। द घोघरा, घग्गर या घघरा रिवर, इसको नेपाल में माउंचू या फिर कर्णाली के नाम से जाना जाता है। इस रिवर का जो लिटरल मीनिंग होता है वो टर्क्वाइश रिवर के नाम से होता है, और एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो तिब्बत प्लेट्यू से जनरेट होती है और फिर इंडिया में आके शारदा रिवर में मिलती है ब्रह्म घाट में, और उसके बाद ये घग्गर रिवर को ज्वाइन करती है। और घग्गर रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। अभी जो कर्णाली रिवर है ना, ये नेपाल की आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर है, जो 507 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है। कहाँ पर? नेपाल में। और उसके बाद फिर घग्गर रिवर में आके ये मिलती है। ठीक है, बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए, वैसे तो आपको पता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। बट अगर बात करें कि वॉल्यूम के हिसाब से कौन है, तो वॉल्यूम के हिसाब से आप देखोगे ना तो आपको ये घग्गर रिवर मिलेगी। गंगा सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय द लेंथ आफ्टर द यमुना कौन है? यही आपकी घग्गर रिवर है। ठीक है, अब सरयू रिवर ऑल्सो नोन एज द लोअर घग्गर, तो सरयू रिवर है जिसके किनारे आपको अयोध्या देखने को मिलेगा, तो उसको भी लोअर घग्गर रिवर का ही हिस्सा बताया जाता है, ऐसा रामायण में मेंशन है। ओके, तो ये सारी बातें हमको समझ में आई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा, रिसेंटली कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिए हैं और एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान यहाँ पे तैयार करने की बात की जा रही है। क्या है ये प्लान? मामला देखते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर्मिंग एंड एम्पावरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी टू क्रिएट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। बेसिकली इस प्लान को तैयार करने के लिए जो चेयरमैनशिप है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और अलग अलग सेक्रेटरीज के मेंबर्स भी यहाँ पे शामिल हैं। इनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी के गठन करने की बात की गई है, पर फिलहाल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए इसे पायलट बेसिस पे अभी 10 जिलों में 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाना और गोडाउन को सेटअप करना। जब गोडाउन सेटअप हो जाएंगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि प्राइमरी लेवल पे 2-4 गाँव के बीच में एक गोडाउन है, तो यहाँ पे जो फूड वेस्ट होता है, क्योंकि अब जनरेशन हो गया, बारिश हो गई, तो कई बार फूड वेस्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार तो स्टेशन पे पड़ा पड़ा खाना वेस्ट हो जाता है कि नहीं? और आपको ये भी मैंने बताया कि हंगर क्राइसिस कितना बढ़ता जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। तो अगर भारत अपने फूड को वेस्ट होने से बचाएगा, सेव करेगा, तो ये जो इनसिक्योरिटी है कि कभी हंगर क्राइसिस होंगे या फूड क्राइसिस होंगे, तो वो इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी और फूड जो है हमारा खाना वेस्ट होने से बच जाएगा। तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे बनाना चाहते हैं और एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को भी बिल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना फार्मर्स को, वो भी तो रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, यही इसका मकसद है। और फेयर प्राइस यहाँ पे शॉप्स हैं, फेयर प्राइजेस जो हैं वो किसानों को मिल सकेगा। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। एक कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे शॉर्टिंग की जाएगी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो ये प्लान्स भी किए जाएंगे कि प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट को भी सेटअप किया जाए, जिससे किसानों को कोई भी लोड भविष्य में ना हो। तो अभी ये प्लान है, अब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगे जैसी भी कहानी होगी वो मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। ओके है,
आइए कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो रिसेंटली एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है अग्नि-1। तो अग्नि-1 को टेस्ट कहाँ से किया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया है, उड़ीसा से। रोमियो 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 एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली MS-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को लैंड कराया है। कहाँ पे? INS विक्रांत में। और जो इंडिजीनियसली बिल्ड है INS विक्रांत, वहाँ पे इसको हमने सक्सेसफुली लैंड कराया है इस हेलीकॉप्टर को। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि वो 3% स्टैक कोल इंडिया के ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी। यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज टू सेल अप टू 3% स्टैक इन द स्टेट ओन कोल इंडिया थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल क्या होता है? कुछ नया टर्म है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखो, अब जो कोई कंपनी होती है, कोई पब्लिक कंपनी होती है, उसमें कुछ प्रमोटर्स होते हैं और प्रमोटर्स के पास अपने खुद के शेयर होते हैं। तो प्रमोटर जब अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस करता है और अपने खुद के जो शेयर है उनको सेल करता है, उनको बेचता है थ्रू द बिडिंग, थ्रू अ ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम, उसको ही हम OFS या ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तो 3% अप टू 3% कोल इंडिया के यहाँ पे शेयर बेचने की बात की जा रही है। शालिनी सिंह कौन है? ये पहली फीमेल NCC कैडर बन गई हैं इंडिया की, जिन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है हिमालयन रेंज रीजन ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। तो शालिनी सिंह पहली फीमेल बन गई हैं, NCC कैडर बन गई हैं, जिन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक फैसला लिया है कि 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, सबको दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इतिहद एयरवेज। कहाँ का है ये? UAE की ये एयरलाइंस है। इसे एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है, सेकेंड ईयर लगातार दूसरी बार एनवायरमेंट एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड इतिहाद एयरवेज को मिला है, जो कि UAE की एयरलाइन है, ठीक। नेक्स्ट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि कोनार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को तैयार करेगी 209 करोड़ की लागत के साथ। नेक्स्ट है, साउथ अमेरिकन नेशन ऑफ सूरीनाम इज होस्टिंग ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस। तो ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस कब होगी? 19 जून से लेकर 23 जून के बीच में ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट कर रहा है सूरीनाम, जिसका मकसद होगा जो ऑयल कंपनी, एनर्जी कंपनी है, उनको अट्रैक्ट करना, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया। ओके, तो ये है हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? हमने पहला तो सीखा कि जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी भारत ने जीती है पाकिस्तान को हराकर, और ओमान में ये चैंपियनशिप हो रही थी। फिर हमने सीखा कि सेल के चेयरमैन बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। फिर हमने देखा कि P उपाध्याय डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नेवल आर्मामेंट के। फिर हमने देखा कि हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, इन्हें 3rd वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। फिर अर्मेनिया की हैं सेलिस्टो साउलो, जो कि पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं WMO की। फिर हमने देखा के कीर्तिवसन, इन्हें CEO बनाया गया है TCS का। नेक्स्ट हमने देखा कि NGL और UPRVUNL ने MOU साइन किया है लखनऊ में, किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। फिर जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है गोवर्धन पोर्टल। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे मैंडेटरी होगा कि टू शो एंटी टबैको वार्निंग। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की पहली रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट फैसिलिटी को लॉन्च किया है विशाखापट्टनम में। RBI और IIT मद्रास ने लॉन्च किया है वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन। IIT खड़गपुर और HCL टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया है इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। NHPC और VUCL मतलब नेपाल, दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 480 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को परमिशन मिल गई है फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान को तैयार करने के लिए। ओके, तो ये बातें आज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ MCQ देख लेते हैं। पहला है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द सेंजाओ 16 मिशन। तो किसने लॉन्च किया है? ये मिशन है चाइना का, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को भेजा जा रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है आई। अपनी टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए आई किसने इम्प्लीमेंट किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन D। नेक्स्ट,
अ सबमरीन मड वॉल्केनो हैज़ बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे के बेरेंट सी में इसे डिस्कवर किया गया है। कल ही हमने इस न्यूज़ को देखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग में किस भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो अजय यादव जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं 7 AM कल नए करेंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।